आज की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी का निर्माण बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे और जिसमें आपकी रहनुमाई ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहे गुरु कर रहे होंगे। आइए आज के अध्याय को हम लोग शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे फिल्म सिलसिला के बारे में। और हालांकि ये फिल्म के बारे में सच मैं कोई ऐसी बात नहीं करने वाला हूं, लेकिन एक जो विवाद जो जन्मा था अमिताभ बच्चन और यश चोपड़ा के बीच में, वो विवाद सिलसिला फिल्म से ही निकला हुआ एक विवाद है, जिसके छींटे बहुत बाद तक भी इन दोनों के रिश्तों पर दिखाई दिए थे। मेरा मतलब है अमिताभ बच्चन साहब और यश चोपड़ा जी के बीच। ज्ञातव्य है कि यश चोपड़ा का जो तरीका हुआ करता था फिल्म बनाने का, वो दोनों तरह की फिल्में बनाया करते थे। देखिए, अगर आपने इस बात को नोटिस किया हो तो यश चोपड़ा ने अगर एक तरफ त्रिशूल और काला पत्थर बनाई है, तो दूसरी तरफ उन्होंने कभी कभी फिल्म भी बनाई है, और कभी कभी जैसी फिल्म फिर बनाई है सिलसिला। तो वो दोनों तरह की फिल्मों को बनाने में अपने हाथों को आजमाया करते थे, और दोनों ही तरह की फिल्मों में उनकी पकड़ काबिले तारीफ थी। और ये एक इत्तेफाक नहीं था, ये उनका तरीका हुआ करता था। दाग देखिए आप राजेश खन्ना की, कभी कभी देखिए, सिलसिला देखिए, नाखुदा देखिए, लम्हे देखिए, है ना। और दूसरी तरफ आप देखिए दीवार, मशाल, परंपरा, डर, ये फिल्में थी जो कि थोड़ा सा एक्शन मूवी हुआ करती थी, और उसके साथ में काला पत्थर और त्रिशूल। तो यश चोपड़ा के बारे में ये बोलते हैं कि भाई उन्होंने लव फिल्म बनाई, ऐसा नहीं था। वो दोनों जगह अपने हाथों को आजमाते हुए चलते थे और दोनों ही जगह पर वो निष्णात थे। हाँ, कई जगह पर ऐसा होता था कि जैसे दीवार फिल्म में, वो फिल्म लव स्टोरी थी नहीं, लेकिन उसमें कुछ एंगल रखा था जहां पर अमिताभ बच्चन के साथ में परवीन बाबी को रखा गया था। दोनों के बीच में कोई गाना नहीं था, आप समझिए। और वो गाना था एक, वो जो फ्लैशबैक में बैकग्राउंड पर चलता है, आई एम फॉलोइंग इन लव विद अ स्ट्रेंजर, बड़ा प्यारा सा गाना है ना। तो आप देखिए वो गाना था वो रुसला वाज की आवाज में। तो वो गाने आप सुनेंगे, मजा ना आ जाए तो आपको, लेकिन वो जो गाने हैं, पंचम दा का म्यूजिक बड़ा ग्रेट। तो इस तरह की जो चीजें थी ना, वो किया करते थे लोग। और ऐसा नहीं था कि रोमांटिक एंगल नहीं दिखाते थे। ऐसी फिल्मों में भी वो बाज नहीं आते थे कि वो कहीं ना कहीं रोमांटिक एंगल लगा देते थे कि भाई सब सामने तो सीन चल रहा है ट्रेजिक, पीछे कहीं कोई फूल पड़ा हुआ है लाल रंग का, कहीं कुछ ऐसी चीज, कोई गुलदस्ता पड़ा हुआ है, कोई कुछ ऐसी। तो कहीं ना कहीं उनका ये रोमांटिक जो कलरिंग आता था। और इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी रही दोनों के बीच में, बहुत अच्छा एक तारतम्य था अमिताभ बच्चन और यश चोपड़ा के बीच में, लेकिन कुछ समस्याएं पैदा हुई। एक तो जब फिल्म बन चुकी थी, तो पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम पर, जब पोस्ट प्रोडक्शन से थोड़ा सा पहले जब डब चल रही थी फिल्म की डबिंग, तो वो डबिंग जो थी, मैंने आपको बताया भी था शायद, कि उसमें अमिताभ बच्चन ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। अमिताभ बच्चन ये चाह रहे थे कि उस फिल्म को थोड़ा सा डिले किया जाए, सिलसिला को। यानी सिलसिला फिल्म का प्रदर्शन था, वो अगर थोड़ा सा लेट हो जाता, जैसा कि बाद में हुआ, वो सही समय पर हुआ। कहने का मतलब यह था कि अमिताभ बच्चन चाहते थे कि पहले याराना फिल्म आए, उसके बाद आए सिलसिला। तो याराना फिल्म थोड़ी सी पहले आई थी और सिलसिला आई थी बाद में। याराना फिल्म पहले से ही अटकी हुई थी, उसके कुछ सीन्स रिशूट भी किए थे। फिल्म एक कोर्ट केस में भी चली गई थी, एक दो केसेस हो गए थे उस पर, गाने पर हो गए थे और कुछ कहानी पर, तो उसके सीन रिशूट हुए थे। अब मुंबई के जो वितरक थे वो अमिताभ बच्चन थे, किसके? याराना फिल्म के लिए। तो वो किसी भी तरीके से इस फिल्म में बिजनेस में लॉस नहीं चाहते थे। वो एक समय ऐसा था, आ चुका था, जब अमिताभ बच्चन
फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर भी होते थे, कई फिल्म में उनका एक मतलब पार्टनरशिप हुआ करती थी, साझेदारी, फीस भी लेते थे और वो पार्टनरशिप भी हुआ करती थी और वो उनके पास में राइट्स होते थे। जैसे यूपी की या के अलावा जैसे कुछ टेरिटरीज थी, जैसे मैंने आपको बताया मुंबई टेरिटरी का पूरा अमिताभ का एक हक होता था कि भाई उसका जितना परसेंटेज फायदा आएगा वो अमिताभ के पास में जाएगा। तो वो कद था अमिताभ बच्चन का। और इसी तरीके से अमिताभ बच्चन सिलसिला फिल्म के निर्माण के दौरान भी न सिर्फ वो कलाकार थे बल्कि बिजनेस के तौर पर भी वो सिलसिला फिल्म के यानी वाईआरएफ प्रोडक्शन से अमिताभ बच्चन जुड़े हुए थे। अब जब वो दोनों प्रोडक्शन से जुड़े हुए थे तो उनका पर्पस ये था कि पहले याराना आ जाए, क्योंकि याराना बहुत समय से लंबित थी। इस कारण से अमिताभ बच्चन जो थे वो वैसे तो समय के लिए पाबंद माने जाते हैं, अपने टाइम के लिए समय से पहले ही वो काम कर देते हैं, प्रायर टाइम होते हैं हमेशा वो। लेकिन इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने डबिंग करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लिया। कभी वो कहते थे कि आज मूड नहीं है, कभी कहते थे कि मेरी आवाज ठीक नहीं है, इस तरह की बातें होती थी। रेखा अपने टाइम पर थी लेकिन अमिताभ बच्चन टाइम पर नहीं थे। जब यश चोपड़ा को हकीकत पता चली तो यश चोपड़ा ने नाराजगी जाहिर की और उन्होंने अमिताभ बच्चन से कहा कि अगर आपने मुझे ये चीज पहले बता दी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैं इस पिक्चर की शूटिंग थोड़ा सा लेट शुरू करता। लेकिन अब जब इस पिक्चर की पूरी शूटिंग हो गई उसके बाद में डबिंग के समय पर इस पिक्चर को मुलतवी करना, लेट करना ठीक नहीं है। बहरहाल हुआ वही जो होना था। याराना फिल्म पहले रिलीज हुई, बाद में सिलसिला फिल्म रिलीज हुई। लेकिन सिलसिला फिल्म से जो उम्मीद की जाती थी वो फिल्म इस तरह से नहीं चली। शोले फिल्म शुरू में बिल्कुल नहीं चली, लेकिन धीरे धीरे करके 2-3 सप्ताह के बाद में उसने जो स्पीड पकड़ी, आज तक भी उसकी स्पीड का जवाब नहीं है। शोले जैसी कोई फिल्म नहीं बन सकती। लेकिन अगर उसी के मुकाबले अगर हम सिलसिला को देखें तो सिलसिला फिल्म ने शुरू में बहुत तेजी के साथ में बिजनेस को पकड़ा, बहुत अच्छी उसकी बॉक्स ऑफिस ओपनिंग बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन बाद में वो फिल्म 2-3 सप्ताह के बाद में वो पिक्चर जाकर के रुक गई, थम गई। और इस तरीके से शोले फिल्म अपना बिजनेस नहीं निकाल पाई। तो दोनों के बीच में जो रिश्ता था यश चोपड़ा का और अमिताभ बच्चन का, वो रिश्ता इस तरीके से भी खराब हो गया और बहुत सारे उठापटक हुए फिल्म में। इस वजह से भी फिल्म को इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ा। बहुत सारे चेंजेस हुए, जो चेंजेस नहीं होने चाहिए थे उस तरह के चेंजेस हुए, बहुत ज्यादा दिमाग लगाया गया। लेकिन कहते हैं ना, बहुत ज्यादा जब कभी किसी चीज में दिमाग लगाया जाता है तो भी वो फिल्म नहीं चलती है। और कई बार किसी चीज पर कोई दिमाग नहीं लगाया जाता है लेकिन फिर भी चल जाती है। तो ये फिल्म जब फ्लॉप हो गई थी सिलसिला, उसके बाद में यश चोपड़ा और अमिताभ बच्चन की अनबन हो गई, जैसा कि मैंने बताया। और अनबन नहीं, बहुत बुरी अनबन हो गई थी, दोनों के बीच बोलना चलना बंद हो गया था। सालों बाद तक भी यह अनबन पूरी तरीके से अपने शबाब पर थी, अपने चरमोत्कर्ष पर थी। और एक फिल्म रिलीज हुई थी 1987-88 में, जब अमिताभ बच्चन ने राजनीति से लगभग संन्यास ले लिया था। उन पर बोफोर्स के किस्से और वो उस तरह के जो आरोप थे वो लग चुके थे उनके ऊपर। तो जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में वापस अपना एक दोबारा से कमबैक किया तो उनके पास में कोई अच्छी फिल्में नहीं थी। तो वहां उनको अपने जो पुराने जो लोग थे, पुराने जो उनके डायरेक्टर्स हुआ करते थे, जिन्होंने अमिताभ बच्चन को बनाने में बहुत ज्यादा साथ दिया था, वो थे प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई। तो जब प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई से जब वो मिले तो वो फिल्म के साथ में आए, तूफान और जादूगर के साथ में। तो आप देखिए, एक तरफ तूफान और एक तरफ जादूगर, एक तरफ वो मतलब मनमोहन देसाई का बैनर था और दूसरी तरफ प्रकाश मेहरा साहब का बैनर था। लेकिन दोनों कहानी का जो स्क्रिप्ट था वो एक ही था। तूफान में भी अमिताभ बच्चन एक जादूगर की तरह थे और उसकी जो कहानी थी वो फैंटेसी थी। उधर दूसरी तरफ भी उनकी कहानी वैसी ही थी, फैंटेसी थी। इस तरह के रोल्स अमिताभ बच्चन ने कभी भी नहीं किए थे। लेकिन वो दौर ऐसा था कि जब वो दौर मिस्टर इंडिया के समय से वो दौर चेंज हो गया था, लोग फैंटेसी वाली फिल्मों को पसंद करते थे। अमिताभ बच्चन ऐसी फिल्मों को करने से परहेज करते थे। लेकिन वो समय मिस्टर इंडिया की आंधी में बहुत सारी चीजें बह गई थी। तो उसी को
बरकरार रखते हुए अमिताभ बच्चन को लेकर के जादूगर और तूफान बनाई गई अलग अलग डायरेक्टर्स द्वारा। एक तरफ थे प्रकाश मेहरा और दूसरी तरफ थे मनमोहन केतन देसाई। अब जब ये फिल्में जब रिलीज हुई और जब ये लगी तो ये फिल्में बुरी तरीके से पिट गई, फ्लॉप हो गई, और उसके बाद में अमिताभ बच्चन और इनका जो केमिस्ट्री था वो बिगड़ गया। अमिताभ बच्चन और मनमोहन देसाई के रिश्तों पर भी फर्क पड़ा और उधर अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा के रिश्ते पर भी फर्क पड़ा। तो इसी बात को भुनाते हुए यश चोपड़ा ने अपनी नाराजगी को दिखाते हुए 1988 में प्रिंट मीडिया में यश चोपड़ा ने यह कहा था कि अमिताभ बच्चन जो है वो पेशेवर रूप से बेईमान अभिनेता है, यानी अमिताभ बच्चन ने बहुत ज्यादा बेईमानी की थी। यश चोपड़ा ने यह कहा कि अमिताभ ने दोनों ही फिल्मों में जादूगर की भूमिका निभाई थी, और यह बात सच है। तूफान में भी उन्होंने जादूगर की भूमिका निभाई और वहीं दूसरी ओर उन्होंने जादूगर में तो जादूगर की भूमिका निभाई थी। लेकिन वो अब मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा को इस बारे में बताने में असफल रहे, यानी उन्होंने जानबूझ करके अमिताभ बच्चन ने दोनों को ही अंधेरे में रखा, उधर मनमोहन देसाई को और इधर प्रकाश मेहरा को। दोनों के सामने एक दूसरे की फिल्मों की स्क्रिप्ट को नहीं बताया। तो ये एक तरीके से यश चोपड़ा ने यह बताने की कोशिश की कि अमिताभ बच्चन ने प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई के साथ में धोखा किया। तो इस बात को जब यश चोपड़ा ने प्रिंट मीडिया में बोला और ये बात जब छप गई थी तो इस बात से अमिताभ बच्चन नाराज हो गए थे अच्छे खासे, और उन्होंने, वैसे तो अमिताभ बच्चन कभी पलटवार नहीं करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पलटवार किया और बहुत जबरदस्त तरीके से पलटवार किया। और उन्होंने कहा कि वो अपना समय भूल गए हैं शायद यश चोपड़ा, कि जब यश चोपड़ा ने परवीन बॉबी और स्मिता पाटिल को सिलसिला फिल्म में से हटाने का जब फैसला लिया था तो उन्होंने अमिताभ से यह खबर बोलने के लिए कहा कि आप जाकर के उनको बताइए कि हमने उनको फिल्म से रिप्लेस कर दिया है। यानी अमिताभ बच्चन को परवीन बॉबी और स्मिता पाटिल को बताना था कि उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया है। तो अमिताभ बच्चन ये कहते हैं कि चाहते तो यश चोपड़ा खुद बता सकते थे, उन्होंने मुझे आगे क्यों किया। अमिताभ ने कहा कि दोनों हीरोइनें, यानी एक तरफ परवीन बॉबी और एक तरफ स्मिता पाटिल अपना मेकअप लगाए हुए बैठी हुई थी, तब यश चोपड़ा ने अमिताभ से कहा कि वो जाकर के, यानी अमिताभ बच्चन जाकर के उनको बताएं, परवीन बॉबी जो मेकअप लगा करके बैठी थी, उधर मेकअप करके बैठी थी, और तो उधर दूसरी तरफ स्मिता पाटिल, तो वो यश चोपड़ा अपना समय भूल गए। किस प्रकार मैंने, यानी अमिताभ बच्चन ने जाकर के ये बताया कि भाई आप लोग इस फिल्म का अब हिस्सा नहीं है, आपको बदल दिया गया है। ये चीजें मैंने जाके बताई थी, यश चोपड़ा ने नहीं बताई थी। अमिताभ ने गुस्से में तब यश चोपड़ा से पूछा था कि जिस पेशेवर ईमानदारी की बातें अब यश चोपड़ा अब कर रहे हैं, उस समय पेशेवर ईमानदारी यश चोपड़ा की, वो पेशेवर ईमानदारी कहां चली गई थी। क्या तर्क के हिसाब से, क्या कायदे के हिसाब से यश चोपड़ा को खुद नहीं बता देना चाहिए था परवीन बॉबी को या स्मिता पाटिल को? क्यों उन्होंने मुझे आगे किया, क्यों उन्होंने मुझे बुरा बनवाया उन दोनों का, सबका, कि भाई अमिताभ बच्चन ने मना किया है। उन्होंने कहा कि यश चोपड़ा को खुद को बताना चाहिए था। अमिताभ ने तब यह भी कहा था कि वित्तीय समस्याओं के कारण गुलशन राय और यश चोपड़ा के बीच में उस समय अनबन हो गई थी पैसों को लेकर के। अमिताभ बच्चन यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि यश ने गुलशन के साथ में बेईमानी की और उनसे बहुत सारे पैसे ले लिए गुलशन राय से, और उसके बाद से गुलशन राय और यश चोपड़ा हमेशा के लिए अलग हो गए। अमिताभ यहां पर भी नहीं रुके, उन्होंने आगे यह भी कहा कि यश चोपड़ा ने अपने ही स्टाफ के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। यश चोपड़ा ने यह कहा कि उनके स्टाफ में रोमेश शर्मा थे और कई लोगों जो जुड़े हुए थे स्टाफ के साथ में, रोमेश शर्मा, ये सब फिल्म का हिस्सा हुआ करते थे, YRF का, यश राज चोपड़ा फिल्म का। तो ये इन सबके पैसे बकाया थे, इन सबके पैसे यश चोपड़ा को देने थे। क्या यश चोपड़ा ने वो पैसे चुकाए थे? आज तक भी। उस समय यश चोपड़ा की प्रोफेशनल ईमानदारी जिसकी वो बात कर रहे हैं, उस समय वो कहां गई थी, जो यश चोपड़ा आज इतनी बड़ी बड़ी बातें मेरे खिलाफ कर रहे हैं।
तो दोनों के बीच में ये इस तरह का कुछ एक विवाद हुआ था। और आपको मालूम होगा सन 2001 में दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत पड़ी। उधर यश चोपड़ा को भी अमिताभ की जरूरत पड़ी और अमिताभ को भी यश चोपड़ा की जरूरत पड़ी, और दोनों ने फिर दोबारा से फिल्में एक साथ करने की कसम खाई। मोहब्बतें आई उनकी, कभी खुशी कभी गम, बागबान, इस तरह से अमिताभ बच्चन दोबारा से YRF यशराज चोपड़ा फिल्म्स का फिर से हिस्सा बने। लेकिन बीच में इनके इतना ज्यादा संघर्ष रहा, इतना ज्यादा मतलब लड़ाई झगड़ा रहा कि करीब 20 साल तक इन्होंने आपस में कोई भी फिल्म नहीं बनाई थी। तो आज अपने इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि भाई इनके बीच में क्या विवाद रहा, और वो विवाद सुलझ गया। लेकिन साहब इनके बीच का विवाद तो सुलझ गया यश चोपड़ा और अमिताभ बच्चन के बीच, लेकिन उसके बाद में मैं नहीं समझता कि कभी प्रकाश मेहरा ने या मनमोहन देसाई ने अमिताभ बच्चन को लेकर के कोई फिल्म बनाई हो। तो ये पूरा का पूरा मामला खराब हो गया, बहुत गड़बड़ हो गया दो तरफ से। लेकिन ठीक है, जो है वो जो हुआ सो हुआ। बहरहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं इस तरह का कोई किस्सा, कोई कंट्रोवर्सी वाली बात भी आपके सामने मैं लेकर के हाजिर होता रहूंगा। लेकिन ऐसा कोई भी किस्सा, ऐसी कोई भी कंट्रोवर्सी ऐसी नहीं है जो कि मैं अपनी तरफ से बनाता हूं। ये कहीं ना कहीं ये बातें सच होती हैं, सच थी, कहीं लिखी हुई बातें मैं आपको बताता हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बताता। ठीक है, इसमें राय आपको बनानी होती है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूं कि अगर फिर भी जाने अनजाने में किसी अदायगी में, किसी कर्म में, किसी कथन में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं आपके सामने हाथ जोड़ करके। ठीक है, अभी तो चलता हूं, लौट के मिलता हूं, बट जाने से पहले मेरी वही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर 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 करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। प्लीज मेरे सब्सक्राइबर जरूर बन जाएं। आप मेरे लिए भगवान है और मैं आपका भक्त हूं। मैं आपसे ये बात कह सकता हूं, और हमारे बीच में कोई बिचौलिया, कोई इंटरमीडियरी नहीं है। आप मेरी बात को समझें, जानें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कल मिलता हूं, अभी तो चलता हूं। आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें, अपने अपने कामों में व्यस्त रहें।